हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी जी के। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पॉलिटी की मैराथन चल रही है। 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, 25-25 सवाल हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं। आज ये चौथा पार्ट है इसका, और ये फंडामेंटल राइट इसका टॉपिक है। मौलिक अधिकार जो हैं आपके, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो अभी आपके रिसेंटली 2025 और 26 में यूपी के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, उन सवालों को डिस्कस करेंगे। और उसी के बेस पे कुछ सवाल और हैं, 7-8 सवाल और हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो आपका फंडामेंटल राइट है ये आपका पार्ट 3 के अंदर आता है। ठीक है, और जो इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं वो आपके 12 से लेकर के 35 तक आते हैं। और ये आपका जो बोरो किया गया है, ये आपका बोरो किया है कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को किस अधिकार की गारंटी दी गई है? 23 और 24 के आर्टिकल में क्या कहा गया है, किस चीज़ की गारंटी दी गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बच्चों के रोजगार का अधिकार है, या समानता का अधिकार है? तो जो आपका 23 और 24 है वो आर्टिकल आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपका जो 23 आर्टिकल है वो आपका आता है मानव तस्करी के लिए। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, और जो आपका 24 आता है वो आता है कि आपके 14 साल से नीचे के जो उम्र के बच्चे हैं, आप उनको कहीं ऐसी जगह पर काम नहीं करवा सकते जो उनकी, जहाँ पर उनकी जान के लिए खतरा हो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस प्लेसेस। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डियस प्लेसेस। ठीक है, और बिलो एज 14। ठीक है, 14 से कम साल के बच्चे। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन, मजदूरी और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए। अभी बताया मैंने ऊपर इसके बारे में। शिक्षा का अधिकार है, मानवता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो अभी मैंने पीछे ही बताया था, जो आपका 23 और 24 जो है, ठीक है, वो आपका मानव तस्करी के लिए था, 23 वाला जो था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अस्पृश्यता को समाप्त करने और उसके किसी भी रूप में व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाला संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? मतलब ये क्या होता है? अस्पृश्यता होती है, मतलब आपकी जो छुआछूत होती है, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो होती है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर? वो है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में व्यक्ति के अधिकार और राज्य के राज्य के प्राधिकार के बीच संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसमें बताना है राज्य के और क्या नाम है, इंडिविजुअल पर्सन के, उससे बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो पहला है न्यायपालिका के पास सभी विवादों को हल करने की अंतिम शक्ति है। बी कहता है बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सी कहता है व्यक्तिगत के अधिकार पर परिस्थिति से राज्य से ऊपर है, परिस्थिति में राज्य से ऊपर है, व्यक्ति जो है राज्य से ऊपर है, ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, राज्य से ऊपर नहीं है। राज्य के पास पूर्ण अधिकार है, ये भी गलत है, राज्य के पास सारा अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका इसका आंसर है, ये जो है ना बी, बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों पर उन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। शांतिपूर्ण सोने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है? द राइट टू स्लीप पीसफुली इन कंसिडर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए भैया। आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 21 में है, या आपका आर्टिकल 32 में है? तो ये आता है आपका आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इसको।
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा था? ठीक है, जो आपका राइट टू एजुकेशन आया था वो कौन से अमेंडमेंट में आया था? 42वें में आया था, 44 में आया था, 86 86वें में आया था, या 97 97 में आया था? तो जो आपका राइट टू एजुकेशन था वो आया था आपका 2002 में। ठीक है, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी। और ये सारी चीज़ें हुई थी कौन से अमेंडमेंट में? ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी 86 अमेंडमेंट में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल किसने बोला था? तो हार्ट एंड सोल जो बोला गया था वो बोला गया था आपका आर्टिकल 32 को। जो आपका आर्टिकल 32 है वो फंडामेंटल राइट है, और ये साथ के साथ आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करता है, उनकी रक्षा भी करता है। इसीलिए इसको बोला गया था कि यह भारत, ये संविधान की हृदय और आत्मा है। यह बोला किसने था? यह बोला था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां है, निचली अदालत को अपनी आधिकारिकता से बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? मतलब कोई कोर्ट है जो अपने, जो उसको काम करना चाहिए उसको ना छोड़ करके वो किसी और कार्य को कर रही है, तो उसके लिए कौन सी रिट ऊपर जो आपकी हायर कोर्ट्स हैं वो कौन सी रिट इशू कर सकती है? हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, या आपकी क्यू वारंटो है? तो इसके लिए रोकने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, कोई काम गलत हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कहते हैं प्रोहिबिशन। तो रोकने के लिए होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। इन सब के बारे में बता देता हूँ मैं। जो आपकी हैबियस कॉर्पस है, 5 तरह की रिट होती हैं टोटल। ठीक है, इनके तहत आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस कहता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको डिटेन कर लिया, पुलिस ने आपको किसी केस में डिटेन कर लिया है और बिना बात के किया है, तो आपका घर का परिजन हो गया या आपका कोई मित्र वगैरह हो गया, वो हाई कोर्ट में जा कर के मतलब रिट इशू करवा सकता है। और वहाँ पे हाई कोर्ट पूछेगा स्टेट से, पब्लिक उनसे, पुलिस वालों से कि भैया आपने इसको किस बेस पे डिटेन किया है, क्यों इसको पकड़ा है? ठीक है, तो हाई कोर्ट यही बोलेगा टू हैव द बॉडी ऑफ, उसको लेकर के आइए, उसको हमारे सामने प्रेजेंट करिए। ठीक है, जय भीम मूवी आपने देखी होगी, वहाँ पर वो हैबियस कॉर्पस ही लगाते हैं वकील साहब। ठीक है, जिसमें वो पुलिस वालों को बोलती है कि उनको लेकर के आओ, कहते हैं भाग गए वो तो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कहाँ भागे, लेकर के आओ उनको। ठीक है, तो यही है वो टू हैव द बॉडी ऑफ। अगला है मैंडामस। इसमें होता है आपका वी कमांड। वी कमांड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, किसी काम को करने की उसको परमिशन देना। मतलब मान लीजिए कि कोई एक अथॉरिटी है, ठीक है, या उसने मतलब आपसे मतलब वादा किया कि हाँ ठीक है भैया, हम आप इस काम को करिए, कंस्ट्रक्शन काम को करिए, और मैं आपको फंडिंग वगैरह करूँगा, पैसे वगैरह दूंगा। ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्या कि आपने स्टार्ट कर दिया, बाद में उन्होंने मना कर दिया। तो इसके चलते आप पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो वहाँ पर जाकर के क्या होगा कि वो जो है रिट इशू करेंगे, और वो इनको यही बोलेंगे कि आपने जो वादा किया था आप उसको पूरा करिए। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, वो अथॉरिटी से बोलेंगे कि आपने इनसे वादा किया था तो पूरा करिए, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। प्रोहिबिशन मैंने बता ही दिया, कोई अगर गलती हो रही है तो ये उसको रोकने के लिए होता है। ठीक है, पहले अगर हमें पता चल गया कि गलती होने वाली है, हमें पता चल गया कोई कोर्ट है वो अपने से बाहर काम कर रही है, तो उसको रोकेंगे। ठीक है, क्यू वारंट होता है बाय वॉट, एक मिनट, प्रोहिबिशन का मैं लिख भी देता हूँ, ये होता है टू फॉरबिड। ठीक है, क्यू वारंट होता है आपका बाय वॉट अथॉरिटी। बाय वॉट अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप किसकी आज्ञा से हैं बैठे। मतलब मान लीजिए कि कोई सरकारी नौकरी पर बैठा हुआ है और वो उसके योग्य नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उस पर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि वो ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब है, लेकिन उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है और वो बैठा हुआ है, तो कोई इंसान दूसरा होगा, वो जा करके वहाँ पे जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा कि सर इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रेट इशू करेगा, और वो उनसे पूछेगा बाय वॉट अथॉरिटी, आप किसकी आज्ञा से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि आप तो योग्य हैं भी नहीं। ठीक, तो यही है वो क्यू वारंटो। और इसके अंदर एक और होता है सरसरारी। ठीक है, ये होता है टू बी सर्टिफाइड।
ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई गलती हो चुकी है, अब उस गलती को ठीक करना है हमें, ठीक है। प्रोहिबिशन और ये दोनों मिलते-जुलते हैं। प्रोहिबिशन में क्या है, गलती होने वाली है, पहले ही पता चल गया, उसको रोक दो। इसमें गलती हो चुकी है, अब उस गलती को हमें ठीक करना है, ठीक है। बस इतना ही इसके अंदर है। ये चीज़ इनकी याद कर लेना जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। श्रेया सिंगल मामले में आईटी एक्ट की धारा 66 ए को संवैधानिक क्यों घोषित किया गया? वाई वॉज सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द श्रेया सिंगल केस? देखो इसके बारे में बताता हूँ, मैं थोड़ी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। हुआ क्या था कि 2012 की बात है। 2012 में क्या हुआ था कि बाद जो आपके क्या नाम ये थे, बाल ठाकरे साहब जो थे, ये एक्सपायर हो गए थे, डेथ हो गई थी इनकी। तो उस टाइम पर मुंबई को बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब मुंबई बंद हो गई पूरी। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर किसी लड़की ने फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे किसी पे पोस्ट डाल दी थी कि मतलब ये तो मतलब डर वगैरह की वजह से ऐसा कर दिया गया है, जबकि लोग तो रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ मरते हैं, आम लोगों के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आज के दिन पे आपने मतलब डर की वजह से, मतलब ऐसे कुछ मतलब उसने बोल दिया था, पोस्ट वगैरह डाल दी थी कि मतलब डर की वजह से ऐसा हुआ है, ये मुंबई बंद करनी पड़ी है आज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें तो मतलब गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए, मतलब इस तरीके से उसने कुछ बोल दिया था। तो हुआ क्या था कि पुलिस ने धारा 66 ए के तहत उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ में उसकी एक मित्र थी, उसने क्या किया था कि उस पोस्ट वगैरह को लाइक कर दिया था, तो उस लड़की को भी उठा लिया था साथ में। तो दोनों फ्रेंडों को, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, ठीक है, धारा 66 ए के तहत, ठीक है। अब बाद में हुआ क्या कि श्रेया सिंगल नाम की एक ये महिला थी, ठीक है, जो लॉ वगैरह कर रही थी, वकील थी। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में याचिका डाल दी कि भाई साहब आपने इनको इस तरीके से क्यों पकड़ा है, ये तो जो है आपका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये आपका हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, और ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, और आपने इनको मतलब इस तरीके से पकड़ रखा है। तो उस टाइम पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही बोला था बाद में कि क्या नाम है, हाँ, ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, किसी चीज़ से सामने वाला भड़क रहा है, ठीक है, हम उसको उकसा रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। बाकी आपको आज़ादी है कि आप अपने शब्दों को रख सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि सामने वाला भड़क रहा है या फिर हम उसको उकसा रहे हैं किसी गलत काम के लिए, ठीक है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था। तो यही हुआ था श्रेया सिंगल मामले में, आईटी एक्ट की धारा 66 ए को असंवैधानिक क्यों घोषित किया गया था? उसके पीछे वजह ये थी, देखो ऑप्शन में क्या देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अस्पष्ट और अत्यधिक प्रतिबंध प्रतिबंध के कारण, ठीक है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि इसी चलते उनको इसको हटा दिया गया था। ओके, ये कहानी पुरानी है, सुनी होगी शायद काफ़ी लोगों ने केस के बारे में। चलो अगला देखते हैं। ओके, 10वां देखते हैं, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये तो सबको पता होगा, होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, या फिर आपका प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कानूनों की जांच करता है, कौन करता है? वो आपके सुप्रीम कोर्ट करते हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की मदद से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही लगाया मैंने। अगला देखते हैं, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन का अर्थ क्या है? व्हाट डज एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन मीन्स, ठीक है। इसका मतलब बताना है, ठीक है। निरर्थक पीआईएल को खारिज करना, ठीक है। पीआईएल आपकी क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पत्र या पोस्टकार्ड के आधार पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई शुरू करना, केवल चुनाव मामलों की सुनवाई करना, केवल मौलिक अधिकारों की सुनवाई करना। तो देखो एपिस्टोलरी मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ना आपने कोई मतलब लेटर हो गया, कोई आपका पोस्ट कार्ड हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि मतलब कि कोई आपका अखबार की हेडलाइंस वगैरह हो गई, ठीक है, उसको भी मतलब औपचारिक मतलब मान करके, या मतलब उसकी औपचारिक याचिका मतलब पिटीशन मान करके कोर्ट जो है सुनवाई शुरू कर देती है, ठीक है, उसको उसकी चीज़ को मतलब पिटीशन मान लेती है और उस पर कोर्ट जो है सुनवाई कर देती है। तो इसका मतलब ही होता है एपिस्टोलर का मतलब पोस्ट कार्ड वगैरह या फिर आपका लेटर वगैरह, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन था यार, यूपीएसआई 2026 में पूछा है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्यक्तिगत विवाद या प्रतिशोध की भावना से पीआईएल दाखिल नहीं की जा सकती है, यह सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? ये भाई देखो एक केस हुआ था, ठीक है, चलो मैं बता दूंगा, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, एम सी मेहता बनाम कमलनाथ, अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था अशोक कुमार
पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मैंने बताया था आपको। आर्टिकल 21 में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 में जा सकते हैं, आर्टिकल 136 में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 में। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और एक 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, वही पांचों रिट इशू करवाने के लिए। ओके, अगला देखते हैं। सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध रूप से बने रहने को चुनौती देने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? देखो, विच रिट इज इशूड टू चैलेंज द अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, जो मतलब बिना उसके बैठा हुआ है। ठीक है, अभी बताया था ना, मतलब कोई बिना उसके जा करके बैठ गया ऑफिस में, तो फिर वो रिट इशू करवाएगा कि भाई साहब देखो बिना बात के बैठा हुआ है। तो बताओ कौन सी रिट है? तो उसमें ये बोला था ना, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो बताओ कौन सी रिट है? हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, क्यू वारंटो है, या आपका सरसरारी है? तो वो जो आपकी रिट है वो कौन सी है? वो है आपकी क्यू वारंटो, ऑप्शन सी। ठीक है, इसी में पूछेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी, कोर्ट पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी। अब यहाँ पे किससे उससे बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी की मैं बता चुका हूँ आपको पीछे। अगला देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है, आगे लिखा ही नहीं शादी कोई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज एसोसिएटेड विद विच आर्टिकल? ठीक है, यूपी टेट में आया ये भी 2026 में। अनुच्छेद 14 में है। आर्टिकल 19 ए का पहले का ए है। 19 आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल जो आपका 14 है वो तो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन है आपका। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये है आपका आर्टिकल 19(1) का ए। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैं बता चुका था पहले। 32 आपको बताइए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अब रेट के लिए। ओके, आगे देखते हैं। किसी अन्य मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार देता है? विच फंडामेंटल राइट गिव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट व्हेन अनदर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड? देखो, बताया था ना कि ये आपका मौलिक अधिकार है ये एक, और क्या नाम है, ये आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। ठीक है, वो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 32। और उस आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक औपचारों का अधिकार, या आपका सी कहता है धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, या आपका डी कहता है सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट्स। तो वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यही आपका आर्टिकल 32 है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में किस अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है, बताओ किस अधिकार की गारंटी दी गई है? 14 के अंदर बताना है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान रक्षा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, या फिर आपका संवैधानिक उपचार। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 जो है यही कहता है, ऑप्शन ए। ठीक, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त नहीं है? 19 में से, ठीक है, बताओ कौन सी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ पीस असेंबली विदाउट आर्म्स है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया है, या फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी है? तो एक आपका फंडामेंटल राइट था जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, और उसे हटा दिया कब हटाया था? उसे 44th अमेंडमेंट में उसको हटा दिया गया था, और उसको आर्टिकल 300 के अंदर डाल दिया था, लीगल राइट बना दिया था। ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया था। और ये कौन सा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका? फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, उसे एक लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? आर्टिकल 16 बताओ किससे संबंधित है? फ्रीडम ऑफ रिलीजियस से है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता,
या सी है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या आपका डी है अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा। तो बताओ भैया 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका 16 है वो है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो आपका गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं वो इसी के अंदर है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 में है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे समाप्त किया गया है? बताओ भैया किसको समाप्त किया गया है? सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 18? अनटचेबिलिटी को, टाइटल्स को, चाइल्ड लेबर को, या फिर आपका फोर्स लेबर को। तो जो आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल है, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 18 कहता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आपके मतलब नाम वगैरह के साथ में ऐसा नहीं है कि आप महाराजा लगा रहे हो या राणा बहादुर लगा रहे हो या कुछ और लगा के घूम रहे हो। ठीक है, वो सब चीज़ें आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलिट्री वगैरह वाले जो लोग हैं ना उनको अलाउ है। ठीक, अगला देखते हैं। गले में पता नहीं क्या हो गया है, तो मौसम है ना वैसा ही हो रहा है, थोड़ा वायरल चल रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? द फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम टू ऑफ रिलीजियस आर प्रोवाइडेड अंडर विच। जो आपके धार्मिक से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये आपके किसके अंदर दिए गए हैं? 14 से 18 में दिए गए, 19 से 22 में दिए गए, आपके 25 से 28 में दिए गए हैं, या आपके 29 से 30 में दिए गए हैं? तो ये आपके दिए गए हैं 25 से लेके 28 के बीच में। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 25 है वो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। ठीक है, आर्टिकल 26 कहता है आपका फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, आप मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं ऐसी जगहों पर। ठीक है, धार्मिक जगहों पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ टैक्स है ये, फ्रीडम ऑफ टैक्स। 27 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, और आर्टिकल 28 आपका आखिरी है, ये कहता है इसके अंदर टोटल 4 ही आर्टिकल है। ठीक है, और ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये 4 आर्टिकल हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? विच आर्टिकल डील्स विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट? 23 और 24 हैं, ये तो हैजार्डियस वाले थे। ठीक है, मानव तस्करी वाले। 25 से 28 हैं, 25 से 28 अभी देख के आए पीछे, ये तो रिलीजियस वाले हैं। 29 और 30 हैं, या 32 और 35 हैं? तो जो आपके आर्टिकल 29 और 30 हैं वो क्या नाम है, कल्चरल और एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 29 है वो है आपका इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और जो आपका आर्टिकल 30 है वो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, यही 2 आर्टिकल हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन? बताओ भैया इसमें से कौन सा है जो खाली इंडियन सिटीजन्स के लिए? ये आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, 21 है, या आपका फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 है, या आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट अंडर आर्टिकल 22? तो बताओ भैया इसमें से कौन सा है? तो आर्टिकल आपके देखो टोटल ना इसमें अंदर 5 आर्टिकल हैं। एक तो आपके आर्टिकल 15 है, एक आपका 16 है, आर्टिकल 19 है, और 29 30। 15 16 19 29 30, हाँ यही है, ऐसे याद किया था मैंने। 15 16 फिर 19 29 30। ठीक, ये आपके 5 आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे जितने ही फंडामेंटल राइट्स के हैं वो सारे के सारे विदेशियों के लिए भी हैं। ठीक है, तो देखो अब इनमें से कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 19 आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आर्टिकल 14 और 15, आर्टिकल 19 और 20,
आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 25 और 26। तो ऐसे आपके दो ही आर्टिकल्स हैं, जो कि एक आर्टिकल 20 है और एक आपका आर्टिकल 21 है। इनको आप इमरजेंसी के टाइम पर भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल्स को आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप जीवन का व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रेलवे वगैरह में तो बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने से मुक्ति दिलाने के लिए जारी की जाती है? देखो बताओ, स्टार्टिंग में बताया था, मैंडामस है, सरसरारी है, हैबियस कॉर्पस है, या फिर आपका प्रोहिबिशन है। तो मैंने बोला था टू हैव द बॉडी ऑफ, उसको लेकर के आइए। अगर कोई आपको डिटेन वगैरह कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है या हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों में से जहाँ भी आप जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं डायरेक्ट भी, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ लेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो आपको उसके लिए वजह देनी पड़ेगी, ठीक है। वो वजह होनी चाहिए आपके पास में, नहीं तो आप पहले हाई कोर्ट ही जाइए। अगर वहाँ पे नहीं होता तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके चलते अगर किसी ने उसको अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया है तो आप उसे छुड़ा सकते हैं। ओके, तो ये 25 सवाल थे जो हमने कवर किए, ठीक है। अब हम लोग पूरा मतलब फंडामेंटल राइट जितना भी था इसको देख लिया। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन और होंगे, ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, एक पार्ट और बना दूंगा, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं दिखे थे क्योंकि मैंने क्या ना ज़्यादा पुराने सवाल नहीं लिए लेने को। अगर पुराने सवाल लूँ तो भाई बहुत सवाल बन जाएंगे, ठीक है। जो अभी रिसेंटली अभी आपने को देखा होगा, देखो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, देख रहे हो, ये पैट में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये भी आपका यूपी पुलिस SI 26 में पूछा गया है, देखो ये भी 26 का सवाल है। ये भी देखो 26 का सवाल है, यहाँ पे मार्च में जो पेपर हुआ था, ठीक है, 14-15 मार्च ऐसे हुआ था, ठीक है। ये देखो ये सारे सवाल मतलब देख रहे हो एकदम अभी वाले हैं, रिसेंटली वाले ही हैं। तो ज़्यादा पीछे में नहीं गया हूँ, ठीक है। अगर कुछ लगेगा ज़रूरी तो मैं लेकर के आ जाऊँगा एक पार्ट, और नहीं है तो फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए तो फिर चलते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।